नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 और अध्याय 3 में है भारत में उद्योग। वैसे इसके पिछले वीडियो में भी हमने यही चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन उसमें मात्र 6 क्वेश्चन हमने किए थे। तो इसके और भी बाकी क्वेश्चन हैं जो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लेकर इसमें आए हैं। चलिएगा, तो इस पार्ट का हम पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहले से मतलब 7वां क्वेश्चन, क्योंकि इसके पिछले वीडियो हम 6 क्वेश्चन करवा दिए हमने। यदि हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका 7वां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे आया था कि औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। यह क्वेश्चन आपका 2009 के डी सेट में आया था। अथवा ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2009 के बी सेट में आया था। अथवा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के कोई 4 उपाय बताइए। ये क्वेश्चन 2008 के बी सेट में और 2016 में पूछा गया था। अथवा जल प्रदूषण को रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए। यह क्वेश्चन आपका 2012 और 2015 में आया था। अथवा क्वेश्चन प्रदूषण के कोई 4 प्रकार समझाइए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। यानी कहीं ना कहीं आपको खुद को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से रीड करें। तो चलिएगा, हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है देखेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आता है। देखिएगा उत्तर क्या है, वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक और अनचाहे जैविक परिवर्तनों के कारण प्राणी के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण में होने वाले परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब, प्रदूषण का मतलब ये होगा वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, यानी वायु में हो या जल में हो या भूमि में, किसी में भी भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन या और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण या और भी प्रकार के प्रदूषण, तो सब प्रकार के क्या कहलाते हैं, आपके प्रदूषण कहलाते हैं। और प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हम पढ़ने वाले, पहला प्रकार कौन सा है देखिएगा, देखिए औद्योगिक प्रदूषण या वायु प्रदूषण, बात एक ही है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें व धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व मिल जाते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। यानी वायु प्रदूषण का मतलब जो वायु मतलब हवा, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है जो किसी न किसी रूप में प्रभावित हो जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ये प्रभावित हो गई तो समझ लेना वो वायु प्रदूषण हुआ। तो इस प्रकार से आप वायु प्रदूषण को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं वायु प्रदूषण में और क्या पूछा जाता है। तो वायु प्रदूषण में हमारे पास आता है यहाँ पर वायु प्रदूषण या औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हम इसको वायु प्रदूषण को किस टाइप से नियंत्रित कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें कि कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी कारखानों की जो चिमनियाँ उनको हम थोड़ा और ऊंचा कर दें तो उससे वो धुआं है जो आसमान में चला जाएगा और वायु में नहीं मिल सकेगा। जो हमें वायुमंडल से हमें जो वायु प्राप्त होती है उसमें नहीं मिल पाएगा। एक हम बचाव का ये कारण हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं, कारखानों से कम प्रदूषण करने वाले, यानी कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। यानी कारखानों में ऐसे संसाधनों का उपयोग करना जो कम से कम प्रदूषण करे, है ना। तो जैसे कि सौर ऊर्जा, ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। अगला आता है 30 नंबर का, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए। मतलब जो भी हम उद्योग लगा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए जिससे प्रदूषण ना हो। अगला चौथा आता है, उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली मशीनों का उपयोग करना चाहिए। मतलब ऐसी मशीनों का उपयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण की संभावना कम से कम बनी रहे, इस प्रकार की मशीनों का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये वायु प्रदूषण कंप्लीट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा जल प्रदूषण। क्या आता है हमारा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। देखिए जल प्रदूषण क्या है कि जल जीवन का आधार है। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित कर देता है। कारखानों से निकला कूड़ा, करकट आदि नदियों और जलाशयों में मिल जाता है जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। ये हम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। जल प्रदूषण का मतलब ये होता है जल में कोई भी हम हानिकारक
चीज़ें मिला दे या अवांछित तत्व मिला दे, या हम कह सकते हैं हमारे घर का कूड़ा करकट या आदि जो चीज़ें अगर हम जल में प्रवाहित कर दे, जल में मिला दे, तो वही प्रदूषण हमारा क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण कहलाएगा। और इससे रिलेटेड क्या पूछता है आगे देखते हैं हम। आगे पूछता है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। क्या पूछा हो, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये देखिएगा, मतलब इसको किस टाइप से बचा सकते हैं। तो पहला आता है आपका, रासायनिक उद्योगों को जलाशय व नदियों से दूर स्थापित करना चाहिए। मतलब ऐसे कोई उद्योग हो जो रासायनिक हो, उनको जलाशय व नदियों से दूर स्थापित कर देना चाहिए, मतलब दूर लगाना चाहिए। दूसरा आता है, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उद्योगों में जो प्रयोग किए जाने वाला जो जल है उसको जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित मतलब डायरेक्ट उसको नहीं, मतलब उसमें नहीं डालना चाहिए। तीसरा आता है, सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाना चाहिए। ये भी इसका बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अगला है उद्योगों, चौथा नंबर का है, उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण के बारे में नियमित परामर्श देना चाहिए, नियमित सलाह देना चाहिए। तो जल प्रदूषण भी कंप्लीट हुआ। अगला बढ़ते हम, अगला आता है भूमि प्रदूषण। 30 नंबर कौन सा होता है, भूमि प्रदूषण। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा भूमि प्रदूषण क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूमि प्रदूषण बोल रहा है, या भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहते हैं, ध्यान रखें आप। तो भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या कह रहा है, भूमि एक सीमित संसाधन है, इसके दुरुपयोग के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का भूमि पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, अतः इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये, भूमि पर हम कोई भी जो अपशिष्ट पदार्थ डालें या रासायनिक पदार्थ जो भी डालें जिससे भूमि की गुणवत्ता में अगर कमी आ जाए तो वही हमारा भूमि प्रदूषण कहलाता है। चलेगा, इसमें और कुछ पूछते हैं तो इसके बारे में देखते हैं हम क्या है। भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, एक क्वेश्चन इस टाइप से अलग से बनता है। तो क्या क्या नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं, तो पहला देखिएगा, पहला आता है, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को खुले स्थानों में नहीं डालना चाहिए। ये पहला भूमि प्रदूषण का नियंत्रण का उपाय है। मतलब भूमि प्रदूषण कम से कम हो, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को, यानी उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हमें खुले में या खुले स्थानों में नहीं डालना चाहिए। दूसरा आता है, अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जला देना चाहिए। मतलब जैसे जो भी अपशिष्ट है उसको ऐसी कोई तकनीक हो या आधुनिक तकनीक हो जिसके माध्यम से उसको जला देना चाहिए और खाली भूमि पर नहीं डालना चाहिए। तीसरा होता है, अपशिष्ट में कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोग योग्य बनाना चाहिए, उपयोगी योग्य बनाना चाहिए। अपशिष्टों से जो कंपोस्ट खाद बनाकर, मतलब अपशिष्ट जो निकलते हैं उसकी किसी भी प्रकार से हमें खाद बनाना चाहिए और उसे उपयोगी योग्य बना लेना चाहिए। अगला आता है, औद्योगिक संस्थानों को अपशिष्ट पदार्थों के भूमि पर विसर्जित करने पर रोक लगाना चाहिए। मतलब सरकार को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि औद्योगिक संस्थानों, मतलब औद्योगिक जो संस्थान है उन पर एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि भैया आपके जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकले उसको भूमि पर विसर्जित नहीं करना चाहिए। मतलब उनकी किसी भी ऐसी कोई तकनीक हो जिसके माध्यम से वो जला दे लेकिन डायरेक्ट वो भूमि पर नहीं डाले, ऐसी कोई योजना बनाना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। क्या आता है हमारा, ध्वनि प्रदूषण। बहुत ही सिंपल है, ध्वनि प्रदूषण देखते हैं क्या है। ध्वनि प्रदूषण आता है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण, वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय न लगे, यानी वातावरण के माध्यम से ऐसी कोई ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय न लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, हमारे मन की जो क्रियाएं उनमें बाधा डाले, अर्थात शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। मतलब जो शोर होता है या कोई भी व्यक्ति चिल्लाता है या लाउड स्पीकर के द्वारा ऐसी कोई ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय न लगे, वही क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसके अंतर्गत और क्या पूछा जाता है, देखिएगा। इसमें पूछा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हमने सब में उपाय पढ़े थे, इसमें भी पढ़ेंगे। तो पहला आता है, कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। मतलब ऐसे कोई कारखाने जिसमें बहुत तेज आवाज़ आए या जिससे हमारे मन को शांति ना मिले, कहीं ना कहीं शोर शराबा हो, तो ऐसे कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। जहाँ व्यक्ति रहते हैं या जो मकान बने होते हैं तो उनसे बहुत दूर स्थापित कर देना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ हम तक ना पहुँच सके। एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाना चाहिए। मतलब ऐसा कोई यंत्र हो जिससे ध्वनि यानी जिससे आवाज़ ना आए, ऐसे यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा होता है, उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसी कोई नई तकनीक हो जिससे कि जो शोर हो, जो आवाज़ आए उसको हम कम कर सकें, ऐसी कोई तकनीक होना चाहिए। चौथा आता है,
उद्योगों में खराब व अधिक पुरानी मशीनों को उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हम उद्योग लगा रहे हैं उसमें खराब व अधिक पुरानी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर पुरानी मशीनें हो जाती है तो उनको हमें नहीं लगाना चाहिए, उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ करेगी। इस टाइप से हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें अथवा में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का आंसर इसमें मिल चुका है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है आपका 8वें नंबर का। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2007 में, 2009 के 20 सेट में और 2013 में पूछा गया था। अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान को लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि 2013 में पूछा गया था, हो सकता है आ जाए। तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हुई है। क्या क्या संभव हुआ है देखिएगा। पढ़ते नंबर 1 में आता है, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है, इससे हमें ये प्राप्त होता है। दूसरा देखा, अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीक विकसित होती है ना। अनुसंधान जो होते हैं, जो भी अनुसंधान होते हैं उनको बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। इसके बाद तीसरा आता है, उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है। चौथा है, रोजगार के साधनों में वृद्धि हुई है तथा मानव संसाधनों की पुष्टि हुई है। ये 4 पॉइंट है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। चलिएगा बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9वां क्वेश्चन, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2009 के ए सेट में, 2009 के सी सेट में और 2013 में पूछा गया था। चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या उत्तर, लोहा इस्पात उद्योग आज भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी बन गया है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तुएं जैसे कि सुई, पिन आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं जैसे मोटर, रेल, कल कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ऐसी लोहे से बनी छोटी से छोटी चीज़ और लोहे से बनी बड़ी से बड़ी चीज़ जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। यानी कहने का मतलब लोहा इस्पात, बिना लोहा इस्पात के ये अब जीवन संभव नहीं बचा है। अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है, मतलब लोहा इस्पात उद्योग ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है, जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जिस पर कौन निर्भर करता है? राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, इसका देखें लोहा और इस्पात किसी भी देश के आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण का प्रतीक माना जाता है। यानी लोहा और इस्पात दोनों को अगर देखा जाए तो किसी भी देश के आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान समय में लोहा इस्पात उद्योग स्वर्ण उद्योग से भी अधिक है। यानी अगर वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं वर्तमान में कि जो लोहा है उसका उपयोग सोने से अधिक हो रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है वर्तमान समय में लोहा इस्पात उद्योग स्वर्ण उद्योग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये सभी उद्योगों का सहायक होता है, यानी जो लोहा उद्योग होता है वो सभी उद्योगों का सहायक होता है। मतलब ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसमें हम लोहे का उपयोग नहीं करते, कहीं ना कहीं लोहे का उपयोग हर उद्योगों में किया जाता है। यही कारण है कि शासन ने इस उद्योग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। लोहा इस्पात उद्योग किसी भी देश की प्रगति एवं शक्ति का सूचक है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले। तो ये हमारा आज ये चैप्टर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इस दोनों वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन इसमें से 101% एक क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर पूछा जाता है, हर साल आता है। तो इसको आप अच्छे से रीड करें। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स।